डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा यहाँ पर, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि क्या कहा है इसमें यहाँ पर कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हम एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, बट एनर्जी को हम ना तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखते हैं यहाँ पर इसके जस्टिफिकेशन के लिए 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि इसको प्रूव किया है। तो देखते हैं फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है यहाँ पर, क्या कहा है इसमें, नो सच मशीन एग्जिस्ट विच कैन वर्क विदाउट द कंजप्शन ऑफ एनर्जी और नो मशीन कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी इनटू वर्क अनलेस एंड अनटिल एनर्जी इज सप्लाई इट एक्सटर्नली। यानी कि अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कि बगैर एनर्जी के चलती हो। जैसे हमारे पास जो बाइक है उसमें हमें पेट्रोल के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है ना। हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, जैसे टीवी है, फैन है या बल्ब है, ये सभी कब चलते हैं, जब इन्हें हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जब तक इनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे या किसी टाइप की एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये नहीं चलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, जो एनर्जी है ना उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी को वर्क में। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो बगैर एनर्जी के चलती हो और वो वर्क में काम करती हो, यानी कि वर्क करती हो। तो ये कहा है इसमें। फिर इसके लिए सेकेंड एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ हीटर इट बिकम्स हॉट, हेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। क्या कहा है यहाँ पर कि जब हम हीटर में करंट देते हैं, यानी कि हीटर में जब हम करंट पास करवाते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर हीट एनर्जी में। यानी कि जो हीटर गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है। तो हम बगैर एनर्जी दिए किसी भी हीटर को हम गर्म नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हमें किसी न किसी फॉर्म में हीटर को एनर्जी देनी पड़ती है, तभी जाके वो हीट दे पाता है, यानी कि वर्क कर पाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि आवर एक्सपीरियंस शो दैट वर्क कैन बी completely transformed into heat but heat cannot be completely transformed into work। क्या कहा है यहाँ पर कि जो वर्क है इसको हम completely हीट में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो वर्क है उसे हम completely हीट में चेंज कर सकते हैं, बट जो हीट है इसे हम completely वर्क में चेंज नहीं कर सकते। ये कहा गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्या कहा है, वर्क कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू हीट बट हीट नॉट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क। हीट को हम कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं कर सकते, जबकि वर्क को हम कंप्लीटली हीट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की हेल्प से अगर इसे हम समझे तो क्या कहा है यहाँ पर कि सपोज़ आपके पास एक वाटर बाथ है ना, यानी कि पानी का एक टब है, इसमें आपने एक स्टीरर डाला है। स्टीरर क्या है, तो एक हिलाने के लिए ग्लास की एक रॉड आती है जिसे हम स्टीरर बोलते हैं। तो ये ग्लास की रॉड है जिसे स्टीरर कहा है यहाँ पर। तो स्टीरर की हेल्प से जब हम यहाँ पर जो वाटर भरा है इसे अच्छे से हिलाते हैं तो ये जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। यानी कि यहाँ पर जो वर्क है ना वो किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर तो हीट में चेंज होता है, यानी कि वर्क को हम हीट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर इस वाटर बाथ को मैं नीचे से हीट करूं और चाहूं कि ये जो स्टीरर है वो रोटेट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अगर यहाँ पर ये जो वाटर बाथ का वाटर है इसको हम यहाँ से नीचे से हीट करें तो हीट की हेल्प से ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो यहाँ पर स्टीरर दे रखा है ये रोटेट हो, यानी कि हीट कम्प्लीटली यहाँ पर वर्क में चेंज नहीं होती है, जबकि जो वर्क है वो कम्प्लीटली यहाँ पर हीट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। देखिए रीड करके देखते हैं। अ स्टीरर रोटेट इन अ वाटर बाथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बाथ बट हीट एडेड टू द बाथ डज नॉट कॉज द स्टीरर टू रोटेट। यानी कि हम जब स्टीरर को रोटेट करते हैं तो जो वाटर है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, बट हम हीट दे के स्टीरर को रोटेट नहीं करवा सकते। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब सीखते हैं यहाँ पर हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो जो थर्ड लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का, ये सीखने से पहले हमें यहाँ पर एंट्रोपी सीखनी होगी कि एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, देखते हैं इसको क्या कहा है इसमें। द डिसऑर्डर लाइननेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज मेजर्ड बाय अ थर्मोडाइनमिक स्टेट क्वांटिटी नॉन एज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है? किसी भी सिस्टम में जो डिसऑर्डर लाइननेस होती है या रैंडमनेस होती है उसे हम कहते हैं उसकी एंट्रोपी। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में जो भी सब्सटेंस होते हैं उसमें जो एटम्स रहते हैं वो काफ़ी पास पास में होते हैं, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में ये इस टाइप से अरेंज्ड रहते हैं। जबकि लिक्विड में अगर हम देखें तो जो लिक्विड स्टेट में जो एटम्स रहते हैं किसी लिक्विड में वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रैंडमनेस है वो थोड़ी अधिक होती है ना। जो सॉलिड है इनसे और अधिक यहाँ पर रैंडमनेस होती है। जो सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस होते हैं इनमें जो रैंडमनेस है वो थोड़ी कम होती है यहाँ पर, जबकि लिक्विड स्टेट में जो रैंडमनेस है वो अधिक होती है। ऐसे गैसियस स्टेट में अगर हम देखें तो जो गैसियस स्टेट में जो भी एटम्स रहते हैं उनमें रैंडमनेस काफ़ी अधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक रैंडमनेस यहाँ पर पाई जाती है। यानी कि जो एटम्स है वो इधर उधर कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं और इसे ही हम बोलते हैं रैंडमनेस। जैसे अगर हम क्लास का एग्जांपल ले एक, जब तक क्लास में टीचर रहता है तब तक सभी बच्चे अपने अपनी ब्रेंच पर सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट में बैठे रहते हैं, या तो दो दो के सेट में बैठे रहते हैं या फिर तीन तीन बच्चों के सेट में। जब जैसे ही लंच की बेल लगती है तो सारे बच्चे खड़े होकर इधर उधर क्लास में घूमने लगते हैं, यानी कि वो वहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, तो रैंडमनेस को वहाँ पर शो कर रहे हैं। तो यही होती है एंट्रोपी। अब समझते हैं हम कि जो थर्ड लॉ है ना थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव जीरो एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या कहा गया है यहाँ पर थर्ड लॉ में कि अगर हम किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड को लें और उसका जो टेम्परेचर है वो हम जीरो कर दें, यानी कि जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लें और इस पर अगर इसके हम एंट्रोपी देखें तो जो एंट्रोपी है ना वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी है ये भी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो टेम्परेचर पर किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो भी जीरो होती है। ये कहा गया है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्या कहा है कि कोई हमारे पास एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको अगर हम जीरो टेम्परेचर तक यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक इसको ठंडा करते हैं तो इसमें जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डर लाइननेस है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि एंट्रोपी जो है वो जीरो हो जाएगी। यानी कि उस क्रिस्टल के जो सारे एटम्स हैं ना वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में सेटल हो जाएंगे, यानी उनके अंदर बिल्कुल भी किसी भी टाइप की रैंडमनेस नहीं होगी। ठीक है, क्या कहा है? जीरो टेम्परेचर है तो रैंडमनेस क्या है? जीरो है, यानी कि एंट्रोपी जीरो है। अब आई होप ये तीनों लॉ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।